नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट तैयार है। अब से कुछ देर पहले विभागों का बंटवारा भी हो गया और जैसा कि उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी बड़े विभागों में मंत्री नहीं बदलेंगे, और ऐसा ही हुआ है, क्योंकि इन तमाम डिपार्टमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रीम प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। जिन विभागों से मोदी को शिकायत थी या जहां कोई कमी थी, उन्हें मोदी ने बदल दिया। बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार होती तो मंत्रिमंडल की तस्वीर निश्चित तौर पर बदली हुई दिखाई देती, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि नरेंद्र मोदी सरकार के काम करने के तरीके से कोई समझौता करने वाले हैं। यह तय है कि मोदी के काम करने का तरीका भी वही रहेगा और सरकार भी उसी स्पीड से चलती रहेगी। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। पहला दिन, पहला फैसला और पहली कैबिनेट। मिशन 1 2047 तक विकसित भारत का टारगेट। एक ही लक्ष्य, नेशन फर्स्ट। एक ही इरादा, 2047 विकसित भारत। सरकार नई, चेहरे नए, जोश वही, अंदाज वही। पहली कैबिनेट में मोदी ने क्या तय किया, देश के लिए क्या सोचा। जहां कोई नहीं पहुंचा, वहां हमारे देश को हमें पहुंचाना है। मोदी का टारगेट क्लियर है, मोदी का मिशन तय है। गठबंधन की कोई मजबूरी मोदी को उनके लक्ष्य से नहीं डिगा सकती। यह भी तय है कि मोदी की यह नई गठबंधन वाली सरकार पहले की ही तरह काम करेगी, यानी गठबंधन के सहयोगियों का पूरा सम्मान है, लेकिन फैसले मोदी के ही होंगे। मोदी ऐसे ही सरकार चलाएंगे जैसे कि वो पूर्ण बहुमत के प्रधानमंत्री हों। नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार कैसे काम करेगी, इसका अंदाजा आज पहली कैबिनेट बैठक के पहले फैसले से लग गया। आज मोदी ने बता दिया कि अगले 5 साल उनका फोकस गरीब और ग्रामीण भारत पर ज्यादा रहने वाला है। नरेंद्र मोदी की पहली कैबिनेट बैठक का फैसला यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। इन घरों में टॉयलेट और बिजली का कनेक्शन होगा और साथ ही एलपीजी का कनेक्शन लगाकर घर डिलीवर किए जाएंगे। इससे पहले अपने 10 साल के कार्यकाल में सरकार 4 करोड़ 21 लाख घर बनाकर गरीबों को दे चुकी है। अपनी कैबिनेट के पहले फैसले से मोदी ने यह दिखा दिया कि उनका अगले 5 साल के लिए क्या लक्ष्य रहने वाला है। वैसे मोदी 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी का हर काम इसी दिशा में हो रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रायोरिटी वाली मिनिस्ट्रीज में कोई बदलाव नहीं किया है। मोदी ने साफ मैसेज दिया है कि सरकार की धार और रफ्तार वही रहेगी, पुरानी वाली। जैसे अमित शाह फिर से देश के गृह मंत्री बनाए गए हैं, रक्षा मंत्री का प्रभार राजनाथ सिंह के ही पास है, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ही रहेंगी और इसी तरह विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ही बने रहेंगे। इसकी वजह ये आगे आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए कि मोदी ने और किन किन मंत्रियों के विभाग नहीं बदले हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है नितिन गडकरी, जो फिर से सड़क परिवहन मंत्री बनाए गए हैं। इस बार उनके साथ 2 राज्य मंत्री अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा लगाए गए हैं। इसी तरह से अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री बने रहेंगे, बस इस बार उन्हें सूचना प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पीयूष गोयल उद्योग और वाणिज्य मंत्री बने रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान भी पहले की ही तरह शिक्षा मंत्री बने रहेंगे। भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री थे और बने रहेंगे। हरदीप सिंह पुरी पहले की ही तरह पेट्रोलियम मंत्री बने रहेंगे। अर्जुन राम मेघवाल भी पहले की ही तरह कानून मंत्री बने रहेंगे। मोदी को जिन मंत्रालयों में समस्या लगी थी और चुनावों के दौरान जिन मंत्रालयों का खराब फीडबैक मिला, उन सारी मिनिस्ट्रीज के मंत्री बदल दिए गए हैं। किसानों की समस्याएं थी, अर्जुन मुंडा हार गए तो कृषि मंत्रालय का जिम्मा अब शिवराज सिंह चौहान को दिया गया है। मोदी को ग्रामीण विकास पर ध्यान देना है। गांवों से इस बार वोट कम हुए हैं तो ग्रामीण विकास मंत्रालय का जिम्मा भी शिवराज सिंह चौहान को ही दिया गया है। देश का स्वास्थ्य सुधारने पर प्रधानमंत्री का खास फोकस है, इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय मनसुख मांडविया से लेकर जेपी नड्डा को दे दिया गया है। मोदी को देश के हर घर में जल पहुंचाना है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी गजेंद्र सिंह शेखावत से लेकर सीआर पाटिल को दी गई है। 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड आपकी मुख्यमंत्री काल में मिला, बड़ी जिम्मेदारी सर।
हर जिम्मेदारी बड़ी ही होती। जी, तो क्या प्लान बनाया जाएगा सर, कुछ बताएंगे सर? प्लान पहले से ही तैयार है। सरकार में कंटिन्यूटी होती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले से ही किसान कल्याण के काम में लगी है और अपने संकल्प पत्र में भी हमने अपने संकल्पों को दोहराया, वो ही पूरा करेंगे। मोदी की तीसरी सरकार में बहुत से नए मंत्री भी बने हैं और बहुत से मंत्रियों के विभाग बदले गए हैं। मनसुख मांडविया पहले स्वास्थ्य मंत्री थे, वो नए श्रम मंत्री के साथ साथ खेल मंत्री भी होंगे। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री थे, अब वो संचार मंत्री होंगे और उनकी जगह नए सिविल एविएशन मिनिस्टर टीडीपी के राममोहन नायडू होंगे। किरण रिजिजू पिछली बार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे, इस बार संसदीय कार्य मंत्री बनाए गए हैं। मोदी की कैबिनेट में बहुत से लोग पहली बार मंत्री बने हैं, जैसे मनोहर लाल खट्टर को नया शहरी विकास मंत्री बनाया गया है। उन्हें ऊर्जा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी को भारी उद्योग मंत्री बनाया गया है। नई महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी होंगी। जेडीयू के ललन सिंह को पंचायती राज मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्रालय का भी प्रभार उन्हें दिया गया है। चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी जिम्मेदारी मुझे दी गई है और ये एक ऐसे विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है जिसकी चर्चा मैंने मेरे विजन डॉक्यूमेंट में हमेशा की थी। ऐसे में मैं मानता हूं कि हर मंत्रालय एक बड़ा मंत्रालय होता है। आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए उस मंत्रालय की पहचान देश भर में बनाने के लिए। आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि उस मंत्रालय के माध्यम से आप जनता को लाभ दिला सकें। चिराग जी, आपके पिताजी भी ये मंत्रालय संभाल चुके हैं जो आपको मिला है, कहना चाहिए? इसमें कुछ नहीं कहना, कोई मंत्रालय किसने संभाला। जैसा मैंने कहा कि भाई ये जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास मुझ पर रखा है उस विश्वास पे पूरी तरीके से खरा उतरूंगा। मोदी के मंत्रियों के विभागों के बंटवारे से एक बात साफ है कि जिन मंत्रालयों में मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, वहां मोदी ने कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। तमाम सवालों के बावजूद फाइनेंशियल करप्शन को खत्म करने की मुहिम में काम कर रही है। ईडी वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के मातहत काम करती है। दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने और करप्शन फ्री इंडिया का लक्ष्य मोदी के एजेंडे का हिस्सा है। मोदी के सपने को पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय की है। शुरुआत सबसे पहले मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के बजट से होनी है। इस बजट में ही पूरा रोड मैप दिख जाएगा कि कैसे देश तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ेगा। निर्मला सीतारमन do swear in the name of God। इसीलिए निर्मला सीतारमन के विभाग में कोई फेरबदल नहीं किया गया है। कहीं से भी होम मिनिस्ट्री में बदलाव होने के कोई संकेत नहीं मिल रहे थे, क्योंकि अमित शाह के कार्यकाल में गृह मंत्रालय बेहतरीन काम कर रहा है और कुछ नए काम भी करवाने हैं। मोदी सरकार ने 2023 में भारतीय न्याय संहिता बनाई थी, जिसे अब लागू होना है। सीए लागू होने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसे पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में लागू कराना गृह मंत्रालय की बड़ी चुनौती है। साल 2011 के बाद से देश में जनगणना पेंडिंग है। इसे करवाने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। देश के 70 जिले अब भी नक्सल अफेक्टेड हैं। इन्हें नक्सल मुक्त कराने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है। मणिपुर जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में शांति बहाली की जिम्मेदारी बड़ी चुनौती है। पिछले कुछ सालों में एनआरसी और किसान आंदोलन जैसे देश में बड़े आंदोलन हुए हैं। देश में अमन कायम रहे, इसके लिए गृह मंत्रालय पर बड़ी जिम्मेदारी है। राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता। इस बात की भी पूरी उम्मीद थी कि राजनाथ सिंह ही रक्षा मंत्री बने रहेंगे, क्योंकि उनके मंत्रालय में मोदी के कई ड्रीम प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। भारत रक्षा पर खर्च करने वाले देशों में दुनिया में चौथे नंबर पर है। सिप्री के मुताबिक भारत ने साल 2023 में 83.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए। भारत अब रक्षा उपकरण के निर्यात में कदम बढ़ा रहा है। 2023-24 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 21,083 करोड़ रुपए का था। 2013-14 के मुकाबले भारत ने डिफेंस एक्सपोर्ट में 31 गुना बढ़ोतरी की है। भारत का लक्ष्य साल 2025 तक डिफेंस इंडस्ट्री को 2.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का है। भारत फिलहाल 85 से ज्यादा देशों को हथियार प्रणालियों का निर्यात कर रहा है। रक्षा निर्यात के इस सफलता में देश की करीब 50 भारतीय कंपनियों का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत लगभग 1000 डिफेंस इक्विपमेंट का इंपोर्ट बंद कर चुका है। इनका उत्पादन भारत में ही हो रहा है। साल 2025 तक भारत का लक्ष्य एम्यूनिशन इंपोर्ट भी बैन कर भारत में ही उत्पादन करने का है। भारत की सेना मॉडर्नाइजेशन के दौर से गुजर रही है। चीन पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए नए हथियार खरीदे भी जा रहे हैं। भारत नए लड़ाकू विमान खरीदकर एयरफोर्स के स्क्वाड्रन क्षमता को बढ़ा रहा है। आर्मी को मॉडर्न हथियार दिए जा रहे हैं।
एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए बॉर्डर की सुरक्षा चौकस की जा रही है। नेवी में एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या बढ़ाई जा रही है। नई पनडुब्बियां और वॉरशिप बनाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर भारत की सुरक्षा और इकोनॉमी पावर दोनों के लिए डिफेंस सेक्टर मोदी की प्रायोरिटी में है। मैं नितिन जयराम गडकरी। इसी तरह से नितिन गडकरी के सड़क परिवहन मंत्रालय और रेल मंत्रालय में भी मोदी के कई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इसीलिए इन बड़े मंत्रालयों में नरेंद्र मोदी ने कोई बदलाव नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने अपनी ये ड्रीम टीम इसलिए बनाई है ताकि वो अपने टारगेट पूरे कर पाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नई सरकार के लिए कई टारगेट पहले से ही सेट किए हुए हैं। अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में ही मोदी ने अपने हर मंत्री को बता दिया है कि जनता ने चुना है तो बस अब रुकना नहीं है, लगातार काम करते जाना है। प्रधानमंत्री ने तीसरे कार्यकाल के लिए क्या मंत्र दिया? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ही मंत्र है, चरे वेती, और उनका एक मंत्र है, हम सब लोग अपने जीवन का प्रत्येक जो है ऊर्जा का प्रत्येक कण और समय का एक एक पल देश के लिए समर्पित होकर के काम करें। हमेशा ही वो सबको हम सबसे इसी तरह से आग्रही रहें। इसी तरह की बात उनसे उन्होंने कही है। तीसरी बार मुझे सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला उनकी टीम में काम करने का, और तीनों बार वही विचारों की निरंतरता, वही वैचारिक प्रतिमान की निरंतरता मैंने अनुभव की है और जी करके देखा है। 5 साल तक हम हर दिन शाम को सोचना चाहिए आज क्या किया है, क्या अकाउंटेबिलिटी है, डिसिप्लिन के साथ काम करना, देश का सेवा करना, राजनीति से उठकर काम करना, रिलीजियस से उठकर काम करना, देश को एक विकसित भारत बनाने के लिए लोगों को जोड़ना, सभी सांसद हो, राजनीति से उठकर सभी सांसदों से मिलकर काम करना चाहिए। देश की जनता का अप्रिसिएशन हर मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट लेना चाहिए। वैसे ही 24/7 काम करना चाहिए, ऐसा सबको बताएं। आज नरेंद्र मोदी जी की एकदम दृढ़ संकल्प है कि 2024 से 2029 के बीच में हम भारत को संसार का तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में ले आएंगे। इसके लिए उन्होंने हम लोगों को टास्क दिया है कि आप सोमवार, मंगल, बुध, बीफे 4 दिन हेडक्वार्टर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। जो सरकारी काम है उसमें लगे रहेंगे। उसके बाद अपना क्षेत्र में जाएंगे, क्षेत्र की जनता से बात करेंगे और हर हालत में कठिन परिश्रम करना है। मोदी ने यह साफ कर दिया है कि उनकी नई सरकार के काम करने के तरीके में कोई बदलाव नहीं होगा, वो वैसे ही काम करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज अपने दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने वहां काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों से भी बात की और अपने दफ्तर के लोगों को पीएम ने जो मंत्र दिया है उसी से समझा जा सकता है कि सरकार क्या करने वाली है और उसका क्या एजेंडा है। एक ही लक्ष्य, नेशन फर्स्ट, एक ही इरादा, 2047 विकसित भारत। और मैंने पब्लिकली कहा है, मेरा पल पल देश के नाम है। और मैंने यह भी वादा किया है देश को 24/7 फॉर 2047। मुझे वो टीम से अपेक्षाएं हैं, मैं मेरी टीम से चाहता हूं। तो मुझे पक्का विश्वास है दोस्तों कि हम 5 साल के भीतर भीतर जिस सपनों को और संकल्प को लेकर के चले हैं उसको हम परिपूर्ण कर सकते हैं। 10 साल का मेरा अनुभव है, जो तय किया उसको हम करके रहे हैं। तय भले मोदी ने किया, लेकिन करने वाले आप हैं, करके रहे हैं, हम सब मिलके करके रहे हैं। हम सबकी सामूहिक शक्ति का परिणाम है कि हमने एक कैटेगरी एजेंट के रूप में इसको काम किया है। नरेंद्र मोदी 3.0 सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक से यह साफ हो गया कि मोदी अपने मंत्रियों से क्या चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला फोकस इस वक्त अपनी सरकार के 100 दिन के एजेंडे पर है। लोकसभा चुनावों से पहले हुई आखिरी कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री ने 100 दिन के एजेंडे की डिटेल्ड प्रेजेंटेशन मांगी थी और अब आज तीसरी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में भी 100 दिन के एजेंडे पर काम तेज करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 फरवरी 2024 को ही अपने मंत्रियों से अगले 5 साल का रोड मैप और 100 दिन का एक्शन प्लान बनाने को कह दिया था। एक्शन प्लान लागू करने के लिए टॉप सेक्रेटरीज की
10 कमेटी बनाई गई, सभी मंत्रालयों को शामिल करके रिपोर्ट मांगी गई और राज्य सरकारों से भी सलाह ली गई। कारोबारियों, सिविल सोसाइटी और युवाओं से सुझाव मांगे गए। प्रधानमंत्री मोदी के पास करीब 20 लाख लोगों के सुझाव आए हैं। इन सारे सुझावों के निचोड़ से एक्शन प्लान का रोड मैप बना है। मंत्री परिषद की आखिरी मीटिंग में 100 दिनों के इस एजेंडे पर चर्चा हुई थी और इसका प्रेजेंटेशन भी दिया गया था। मैं पिछले 2 साल से 2047 को ध्यान में रख के काम करता था और उसके लिए मैंने देश भर में लोगों के ओपिनियन मांगे, सुझाव मांगे। शायद 15 लाख से अधिक लोगों के मैंने सुझाव दिए हैं कि वो आने वाले 25 साल में हिंदुस्तान को कैसे देखना चाहते हैं। और मैंने सभी यूनिवर्सिटीज़ को कांटेक्ट किया, मैंने अलग अलग एनजीओ को कांटेक्ट किया, संगठनों को, और 15-20 लाख लोग उन्होंने इनपुट दिया। फिर मैंने एआई की मदद लेकर के उसको सब्जेक्ट वाइज बनाया। उसका काफ़ी मैंने टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ, टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया। मैंने हर विभाग में अफसरों की एक डेडिकेटेड टीम बनाई कि भाई इस पर काम कीजिए, कैसे हो सकता है अगले टर्म के लिए, 25 साल के लिए। और फिर मैंने खुद ने उनके साथ बैठा, प्रेजेंटेशन दिए 2-2, 2.5 घंटे, और मेरा विजन के अनुरूप क्या चीजें हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार अपनी सरकार बनाने को लेकर सुपर कॉन्फिडेंट थे। इसीलिए तो उन्होंने अपने अधिकारियों और मंत्रियों को 100 दिनों का एजेंडा तय करने को कहा था। लेकिन सवाल है कि प्रधानमंत्री का 100 दिन का एजेंडा है क्या? 100 दिन के एजेंडे से ही अगले 5 साल तक भारत के विकास का रोड मैप तैयार होगा और इन 100 दिनों के काम से ही यह तय होगा कि अपने तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी की सरकार कैसे चलेगी, स्वतंत्र, स्वच्छंद या फिर सहयोगियों के दबाव वाली। मोदी के 100 दिनों के एजेंडे का प्रमुख फोकस ज्ञान पर हो सकता है। ज्ञान यानी कि जी का मतलब गरीब, वाई का मतलब युवा, ए का मतलब अन्नदाता यानी किसान और एन का मतलब नारी शक्ति। 100 दिनों के एजेंडे में एग्रीकल्चर, फाइनेंस और डिफेंस में जरूरी सुधार और जल्द पूरे किए जाने वाले प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। मोदी ने अपने पीएमओ के अधिकारियों को कह दिया है कि अब ज्यादा करने का वक्त है और दुनिया के स्टैंडर्ड से भी अच्छा करना है। मैं मानता हूं अब मेरा दायित्व भी 10 साल मैंने जो सोचा है उसे ज्यादा सोचने का है, 10 साल जो किया है उसे ज्यादा करने का है। और अब जो करना है वो ग्लोबल बेंचमार्क को पार करने वाली दिशा में करना है। कल क्या थे और आज कितना अच्छा किया वो वक्त चला गया दोस्तों। पहले 5 पर थे, अब 10 पर पहुंच गए, वो वक्त पूरा हो चुका है। अब दुनिया इस विषय पर यहां पर है और ये इससे आगे कुछ नहीं है, तो उसके आगे हम होंगे। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां हमारे देश को हमें पहुंचाना है।